वो क्वेश्चन वापस देख लिए क्या आपने? देखो, हर क्वेश्चन को डेली देखते रहना। लिमिटेड क्वेश्चन ये है कैपिटल वेस्टिंग में, और वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट से चलते हैं। टेक्निक सारी कराई दी मैंने आपको। टेक्निक्स के बाद उस टेक्निक पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा दिया। अब फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएंगे जो किसी एक टेक्निक पे बेस्ड होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ अब आप। पहले क्वेश्चन पढ़ो, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बताओ इस शब्द का कोई मतलब है क्या? क्या इस लाइन का कोई मीनिंग लिया था क्या हमने पिछले क्वेश्चन में? तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आते ही आप यहाँ पे समझ जाना कि अगर फर्स्ट ईयर में इस कंपनी के यहाँ लॉस होता है तो उस लॉस पे टैक्स सेविंग मिलेगी इसको। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ लिखा हुआ होता अ न्यू कंपनी इज कंसिडरिंग, न्यू कंपनी, तो फर्स्ट ईयर का अगर लॉस हो रहा है तो कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी। उसकी टैक्स सेविंग कब मिलेगी? नेक्स्ट ईयर में खुद के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ होएगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये अंडरलाइन कर लेता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product। क्या बोल रहे हैं? देखो, कंपनी है, ऑलरेडी चल रही है, इस कंपनी में कुछ वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को एक मशीन खरीदना चाहती है कंपनी। मशीन से क्या करेंगे? इस वेस्ट को यूज करेंगे, मशीन से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और इसको क्या कर देंगे? सेल आउट करेंगे। ये इनका प्लान है बिजनेस करने का। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 50 लाख पर एनम। क्या मतलब हुआ इसका? अभी जो वेस्ट निकल रहा है ना कंपनी से, इस वेस्ट को फिकवाने के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ता है, मतलब 50 लाख का आउटफ्लो करना पड़ता है पर एनम। नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है उन्होंने, है ना। किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगले 4 साल तक जितना भी वेस्ट कंपनी से निकलता है उसको ले जाना, हर साल 50-50 लाख रुपए हम आपको देंगे। मतलब वेस्ट भी दोगे और 50 लाख रुपए भी दोगे। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोर्सेड मशीन ऑन पेमेंट ऑफ अ कंपनसेशन ऑफ 30 लाख बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं? बोले जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर भी ये मशीन लगाती है कंपनी, ये मशीन अगर आज कंपनी लगाती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हमने रिमूवल का, वो क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते वक्त 30 लाख का हमें क्या देना पड़ेगा? उसको कंपनसेशन। चलो जी, दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस 30 लाख पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो मुझे बताओ, अगर 30 लाख पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या ये P&L में जाएगा? क्या क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट बन सकता है क्या 30 लाख? हाँ या ना? अगर 30 लाख पे टैक्स की छूट नहीं मिलेगी तो क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा? कि नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 30 लाख का आउटफ्लो हो रहा है आपकी जेब से, बट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नहीं आएगा क्योंकि इस पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 200 लाख। मशीन की कॉस्ट दे रखी है 200 लाख रुपए, कोई नहीं। टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन रिपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1। Interest rate is 16%. At the end of 4th year, the machine can be sold for 20 lakhs and the cost of dismantling will be 5 lakh. तो salvage value में नेट लिख देता हूँ 5 लाख। 20 लाख सेल करने से आएंगे, 15 लाख डिसमेंटलिंग कॉस्ट लग जाएगी, तो 5 लाख ही हुई ना साल्वेज वैल्यू। तो ओके, चलो
अब मशीन खरीदोगे कितने रुपए में? 200 लाख में। मशीन खरीदने के बाद पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराओगे, 30 लाख उसको दोगे, तो स्टार्टिंग में 230 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके है यहाँ तक तो? पर वो जो 200 लाख रुपए हैं वो आप जेब से पेमेंट नहीं कर रहे, उसके बदले आप लोन ले रहे हो। ठीक है, और लोन आप ले रहे हो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे, जो कि 16% की रेट से आपको देना है। ठीक है, आगे दे रखा है सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर, अगले 4 साल का डेटा दे रखा है आपको, जो वेस्ट आप प्रोसेस करोगे उसका क्या क्या है। सेल्स दे रखी है, मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है, वेजेस दे रखा है, अदर ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ 20 lakhs का इनिशियल स्टॉक चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल। At the start of year 1, the stock level of material to be maintained at the end of year 1, 2, 3 will be 55 lakh and the stock at the end of 4 will be nil. मतलब सारी की सारी वर्किंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी वापस। The storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for 10 lakh per annum. क्या बोल रहे हैं? अगर ये मशीन हम लगाते हैं तो एक यहाँ पे जगह यूज आएगी आपके बिजनेस की, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, सॉरी, जो मटेरियल आप बनाओगे उसके लिए स्टोरेज की जगह चाहिएगी, और उस जगह को अगर ये मशीन नहीं लगाते तो 10 लाख पे किराए पे दिया जा सकता था, तो ये 10 लाख आपके लिए हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के लिए बोला है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेज ऑफ 40 वर्कर्स, ऊपर जो लेबर कॉस्ट दे रखी है टेबल में वो 40 वर्कर की है। उस ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस द आइडल टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख इन ईयर 1 एंड 10 लाख इन ईयर 2। मतलब क्या होता है इसका, ये भी अभी बताते हैं। उसके बाद देखो एक बार, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 30 lakhs। ठीक है, ये भी अभी समझते हैं। टैक्स रेट है 35%। आगे क्या दे रखा है आपको? पीवी फैक्टर दे रखे हैं। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। चलो, सबसे पहली बात तो ये बताओ, ये पीवी फैक्टर क्या रेट के? सबसे पहला क्वेश्चन, ये पीवी फैक्टर जो दे रखे हैं ये क्या रेट से दे रखे हैं? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। फिफ्टीन परसेंट, 15 है, 16 है? 15, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, 15 इज ओके। ठीक है, 15% से दे रखे हैं। चलो जी, वेरी गुड। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इंटरेस्ट रेट कितनी है? 16%। और टैक्स की रेट कितनी है? 35%। कोई मुझे कॉस्ट ऑफ डेप्ट या कॉस्ट ऑफ लोन बता सकता है क्या? हालांकि पढ़ा इंटर में था आपने, पर फिर भी कोई ट्राई कर सकता हो तो। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स, 16 इंटू 1 माइनस 0.35, तो ये आ जाएगी 10.4। और केएल, क्योंकि लोन आप पूरा का पूरा लोन ही ले रहे हो तो ये केओ हो जाएगी। देखो आपकी केओ है 10.4%, जबकि क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 15%। दोनों अलग अलग है। नॉर्मली जो केओ होता है वही डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। हरी बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में एक स्पेशल बात है जो मैं आपको फॉर्मेट बनाते वक्त आपको समझा दूं। ठीक है, अब आप देखो एक्चुअल में थीम है क्या क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है नई मशीन लगानी है तो स्टार्टिंग में पैसे लगेंगे मशीन के, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना है, उसके बाद कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ दे रखी है, उसके बाद बोल रहा है मशीन से जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी सेल दे रखी है, उसके खर्चे दे रखे हैं, है ना? कौन सा मेथड लगाना बेस्ट है बताओ? क्योंकि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है तो आप मॉडर्न मेथड्स की बात करोगे, ट्रेडिशनल को तो भूल जाओ। कुछ नहीं दे रखा, मैंने आपको बताया भी था, एनपीवी मेथड आप लगा दोगे,
और एनपीवी मेथड में आपको दो ही चीजें चाहिए होती है कुल मिला के, एक पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो और एक पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो आउटफ्लो क्या क्या है, मशीन की कॉस्ट है, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का चार्ज है, और उसके बाद उसके वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, उससे पता लगता रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले बात करें हम कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। स्टेटमेंट बनाना है अच्छे से, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा इन रुपीज। क्या क्या, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 200 लैक्स, बट आपने तो सारा का सारा क्या ले लिया, लोन। बोलो, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। 200 लाख की मशीन आप खरीदोगे तो सही, पर वो तो सारा आपने लोन ले लिया, तो आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी जेब से, नील हो जाएगी ना पक्का। ठीक है, प्लस कंपनसेशन पेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हमने, कितने रुपए देने पड़ेंगे 30 लैक्स, ये जेब से देने पड़ेंगे क्योंकि इसका लोन नहीं लिया। प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट T0, T0 पे कितनी वर्किंग कैपिटल बता रखी है क्वेश्चन में, देखो बोला है इनिशियल स्टॉक, स्टॉक मतलब करंट असेट, एंड करंट असेट मींस वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना। बोल रहे हैं स्टार्टिंग में 20 लाख का स्टॉक आपको रखना है बिजनेस में, मतलब 20 लाख रुपए आपको ब्लॉक करने हैं बिजनेस में, तो 20 लाख रुपीज यहाँ लिख देंगे हम। बताओ टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना होगा, क्योंकि सारा खर्चा आज ही है तो पीवी करने की जरूरत ही नहीं है। 50 लाख हुआ क्या, मैंने T0 के सारे खर्चे लिख दिए। अब मशीन से रिलेटेड कोई भी फ्यूचर का खर्चा नहीं है, अगर होता तो उसका पीवी करके यहाँ लिख देते हैं। फटाफट से एक बार मुझे बता दो, पीवीसीओ निकालने में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या। ये 4 स्टेप आपको पीवीसीओ में लिखनी है। कॉस्ट 200 लाख लेस लोन टेकन, प्लस कंपनसेशन 30 लाख का, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 20 लाख की। क्लियर है यहां तक सबको। चलो सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप होती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। दिस इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। अगेन 2 कॉलम बनाओगे आप यहाँ पे, पर्टिकुलर्स और कितने साल का डेटा है वो साल बनाने हैं अपने को यहाँ पे। अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे, जितने साल का डेटा है। तो देखो 4 साल का डेटा है, तो 4 कॉलम बनाएंगे आप अमाउंट के लिए, ईयर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ठीक है, क्या करते हैं इस फॉर्मेट में, बहुत सिंपल है, ये हमेशा सेम बनेगा फॉर्मेट। सेल्स से स्टार्ट कर दो, सेल्स दे रखी है आपको एज इट इज, क्वेश्चन में उठा के पुट्टी करनी है आपको केवल। फॉर्मेट को थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। देखो सेल्स कितनी कितनी दे रखी है आपको, 322। पहले चेक करो, आपको आंसर लैक्स में निकालना है कि पूरी वैल्यू में, कुछ लिखा हुआ है लास्ट में देखो। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, तो आप लैक्स में चल रहा है तो लैक्स में भी कर सकते हो, या पूरी वैल्यू भी लिख सकते हो। 322 lakhs, then 322 lakhs, फिर 418 लाख, फिर 418 लाख लेस मेटेरियल। मेटेरियल कितना दे रखा है 30 लाख, 40 लाख, 85 लाख, 85 लाख लेस वेजेज।
इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, नीचे नोट लिखेंगे। देखो वेजेज में एक स्पेशल पॉइंट है जो समझना है आपको। यहाँ कितनी वेजेज लिख रखी है, फर्स्ट ईयर पे कंसेंट्रेट करोगे, 75 लाख रुपए की वेजेज लगेगी। वो बोल रहे हैं, देखो कंपनी के पास दो ऑप्शन थे, एक तो कंपनी उस वेस्ट वाले रूट पे चलती, एक कंपनी ने मशीन लगा ली जिससे कि वो वेस्ट प्रोसेस होने लग गया। बोल रहे हैं मशीन लगाने के बाद जो कंपनी की लेबर लगेगी ना, वो लगेगी 75 लाख रुपए की। मुझे बताओ अगर कंपनी मशीन नहीं लगाती तो क्या लेबर जीरो होती क्या? कैसे पता लगेगा? देखो नीचे एक लाइन लिख रखी है इन्होंने, लेबर कॉस्ट इंक्लूड लेबर ऑफ 40 वर्कर्स। बोल रहे 40 वर्कर की लेबर है ऊपर जो लिखी हुई है वो, उस ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस। ये जब हम मशीन लगा लेंगे तो लेबर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। उसमें पहले साल में 15 लाख का आइडल टाइम पेमेंट है। आइडल टाइम पेमेंट क्या मतलब होता है कि वो वर्कर वैसे भी खाली बैठे थे, अगर ये मशीन हम नहीं भी लगाते तो 15 लाख उन वर्कर को तो देने ही पड़ते ना, जो वर्कर खाली बैठे थे। तो मशीन लगाने से हमें 75 लाख टोटल देना पड़ रहा है, जिसमें 15 लाख ये भी शामिल है। तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट तो 60 लाख का ही करना पड़ रहा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मशीन लगाने की वजह से मुझे कितना लेबर पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो होगा 60 लाख, 75 लाख नहीं होगा। क्लियर है क्या सबको? क्योंकि 15 लाख का आइडल टाइम पेमेंट है तो उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ 75 लाख का टोटल पेमेंट है, पर मशीन की वजह से कितना लग रहा है, 60 लाख। यहाँ 75 लाख का टोटल पेमेंट है, पर मशीन की वजह से कितना लग रहा है, 65 लाख, क्योंकि 10 लाख का आइडल टाइम पेमेंट है। ठीक है, तो वेजेस के लिए नोट मैंने लिख दिया, नीचे लिख देंगे हम। फर्स्ट ईयर में यहाँ लग रहा है 60 लैक्स, यहाँ लग रहा है 65 लैक्स, या फिर 85 एंड 100। चलो नेक्स्ट, वेजेज के बाद नेक्स्ट खर्चा कौन सा है, अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज के लिए कोई लाइन लिखी हुई क्या? देखो नहीं है तो एज इट इज लिख दो, 40, 45, 54, 70। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट खर्चा कौन सा है, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके लिए कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो हाँ जी, लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ जनरल इंश्योरेंस चार्ज ऑफ 30 लाख पर एनम। क्या मतलब हुआ, अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट, क्या पूछ रहे हो एक बार फिर से बता दो। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में चेंज क्यों नहीं हुआ लेबर? सेकंड ईयर में हुआ है ना, थर्ड फोर्थ में नहीं हुआ, सेकंड में भी चेंज किया है मैंने। देखो सेकंड ईयर में लेबर चार्ज कितना दे रखा है, 75 लाख। ठीक है, इसमें से वो बोल रहे हैं 10 लाख का पेमेंट तो वैसे भी करते हैं हम, मशीन नहीं लगाते तो भी करते हैं, मतलब 10 लाख का तो आइडल टाइम है। तो 65 लाख का क्या हो गया, मशीन की वजह से। थर्ड और फोर्थ ईयर में कोई आइडल टाइम पेमेंट दे नहीं रखा हमें, तो हमने एज इट इज ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने आइडल टाइम पेमेंट केवल फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए बता रखा है। चलो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में मैं लिखा दूंगा, अभी समझ लो क्या बोलना चाह रहा है वो। बोल रहा है जैसे एक फैक्ट्री है, मान लेते हैं कंपनी है ए लिमिटेड, इसके टोटल फैक्ट्री का रेंट लगता है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का। ठीक है, और अभी जो कंपनी है वो दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इसको कर देता हूं मैं 12 लाख कर देता हूं। ठीक है, दो प्रोडक्ट लगा रही है। अब वो क्या करते हैं, इस रेंट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपोर्शन कर देते हैं। तो अपोर्शन करते हैं तो ए प्रोडक्ट में 6 लाख जाता है, बी प्रोडक्ट में 6 लाख जाता है। सही है क्या? कंपनी की जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, 12 लाख। कंपनी बोल रही है कि इस 12 लाख के खर्चे को, जैसे आप कॉस्टिंग में बनाते हो ना, अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग निकालते हो, तो ए डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग में 6 लाख डाल देना, बी डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग में 6 लाख डाल देना, ये कंपनी ने तय कर रखा है। ठीक है,
अब कंपनी ने क्या किया, एक और डिपार्टमेंट खोल लिया, 3 डिपार्टमेंट हो गए कंपनी के पास, ए, बी और सी। अभी भी देखो कंपनी का किराया उतना ही है 12 लाख। अब तीनों डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर देंगे तो कितना कितना अपोर्शन होगा, 4-4 लाख। ठीक है। अब बात आ रही है, जब हम बात कर रहे हैं सी डिपार्टमेंट की, ये नया न्यू डिपार्टमेंट ओपन किया है कंपनी ने। अब हम बोलेंगे कि नए डिपार्टमेंट में 4 लाख का किराया लग रहा है। मुझे बताओ क्या ये 4 लाख का किराया एक्स्ट्रा लगना स्टार्ट हुआ है या ये पहले भी लग रहा था? बताओ, क्या ये किराया एक्स्ट्रा लगेगा क्या? पहले भी लग रहा था। तो क्या ये नई मशीन की वजह से लग रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। आधी बात समझ में? सेम जैसे आइडल टाइम का लॉजिक लगाया वैसे यहाँ लगा दो। नई मशीन की वजह से थोड़ी ये पेमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इस खर्चे को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये तो केवल अपोर्शनमेंट है। एक्चुअल में कोई नया खर्चा पैदा नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी खर्चा था उसको हमने 2 जगह की जगह 3 जगह डिवाइड कर दिया। बोलो लॉजिक क्लियर है क्या सबको? वही चीज यहाँ लिखी हुई है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड, फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड है, तो फर्स्ट ईयर में देखो एक बार केवल आप 55 लाख के फैक्ट्री ओवरहेड है, वो बोल रहे हैं 55 लाख में क्या शामिल है, अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड है, कितने अमाउंट का पता नहीं, बोल रहे एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस। मतलब इस 55 में से 30 लाख का तो इंश्योरेंस करवाया हमने, वो तो नया खर्चा है, तो अपोर्शन कितने का है, अपोर्शन है 25 लाख का, तो 25 लाख को इग्नोर कर देना, केवल 30 लाख के खर्चे को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ऐसे ही बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में भी यही बात है, तो इसमें भी 30 लैक्स को ही कंसिडर करेंगे। 30 लैक्स जो है वो अपोर्शनमेंट है। फिर 110 लाख की बात करें तो इसमें 30 लाख का तो इंश्योरेंस है और बाकी अपोर्शनमेंट है। वैसे इसमें भी 30 लाख का तो इंश्योरेंस है और बाकी का अपोर्शनमेंट है। तो कुल मिला के मैं बोल दूं कि इंश्योरेंस चार्जेस तो रेलेवेंट है, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, इररेलेवेंट। तो मैं केवल डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दूं, इंश्योरेंस चार्ज ही लिख दूं, और यहां लगा देते हैं नोट नंबर 2, 30 लैक्स। ओके, यहां तक हो गए खर्चे। उसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएशन, वो दे रखा है आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन, कितना कितना है 35, सॉरी 50, 38, 50, 38, 28 और 21। चलो ये खर्चे तो हमने एज इट इज उठा दिए टेबल से। अब मुझे बताओ इसके अलावा और कोई खर्चा क्वेश्चन में दे रखा है क्या आपको, जिसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलता हो, क्योंकि अभी हम बिफोर टैक्स की बातें कर रहे हैं। कोई भी खर्चा दे रखा है क्वेश्चन में? स्क्रैप नहीं, स्क्रैप तो पहली बात तो बिफोर टैक्स नहीं आएगा, वो लास्ट ईयर एडजस्टमेंट है। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट ईयर के अंदर 3 एडजस्टमेंट करने हैं हमेशा हमें। वो एडजस्टमेंट कब करने हैं, आफ्टर टैक्स निकालने के बाद, डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद वो 3 एडजस्टमेंट करने हैं। ठीक है, तो स्क्रैप पे तो हमेशा ध्यान रखना। अब मैं वापस से आपको यहाँ से लिंक करवा देता हूँ। देखो पहला दे रखा था 50 लाख रुपए। मुझे बताओ क्या ये 50 लाख रुपए की सेविंग होगी या नहीं होगी? अगर मैंने मशीन लगा ली तो क्या ये 50 लाख रुपए जो लगने वाले थे वो बचेंगे ना हमारे? ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे 50 लाख लेस करूं कि ऐड करूं, फायदा हो रहा है ना मुझे, सेविंग्स इन रिमूवल कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट में सेविंग हो जाएगी 50 लाख की, तो यहाँ पे सब में 50-50 ऐड कर दो। ओके, एक काम तो ये कर दिया मैंने। दूसरा, जहां जहां अमाउंट लिखी हुई है वहां देखते जाओ। 30 लैक्स को ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, वो T0 पे खर्चा लगा था, हमने ऐड कर दिया। 200 लैक्स की मशीन की कॉस्टिंग है। चलो इस पे बताओ मुझे, 200 लाख क्या मैंने जेब से दे दिए थे या इस पे लोन लिया था? लोन लिया था ना, और लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट टैक्स से पहले आता है या टैक्स के बाद आता है? टैक्स के पहले आता है ना, तो यहाँ पे हमें लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको निकालने के लिए लिख दो नोट नंबर 3।
ठीक है, कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा कैसे निकालेंगे? देखो इंटरेस्ट आपको बता रखा है यहाँ पे, क्या तरीका बता रखा है, लोन को पेमेंट करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। कोई मुझे बता सकता है कि अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लोन चुकाना हो तो क्या हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग, ठीक है। तो नीचे देखो नोट नंबर 3 बनाना है, मैं एक बार साइड में बना देता हूँ ताकि आपकी वर्किंग आ जाए। नोट नंबर 3 आप थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाना कॉपी में। नोट नंबर 3 आपको लोन का इंस्टॉलमेंट वगैरह निकालनी है, तो सबसे पहला काम तो आप करो, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी लोन की। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ, क्या रेट से लोन है, 16% से, और कितने साल का लोन है, 4 साल का। लो जी, लोन अमाउंट कितनी है, 200 लैक्स डिवाइडेड बाई 16% से, बोलो 4 साल का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर कितना होता है? 2.79818। 71.475, ठीक है। इतने अमाउंट का आप हर साल इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। तो जब भी इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो आपको एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ता है। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, देखो क्या होता है इस लोन शेड्यूल में, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये सारी चीजें आप डालोगे लोन के बारे में। ईयर, कितने साल का लोन है, 1 2 3 4, 4 साल का लोन। स्टार्टिंग में लोन कितना लिया था, 200 का। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 71.475। देखो इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा 200 का 16%, 32 का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एक चीज ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो दोनों का टोटल है। बताओ प्रिंसिपल निकाल लोगे क्या यहाँ से, 71.475 माइनस 32, 39.475, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 160.525। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 160.525। इंस्टॉलमेंट तो यही रहेगी, देखो हर ईयर की इंस्टॉलमेंट तो सेम है, ये लिख दो आप। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 160.525 का 16%, ये हो जाएगा आपका 25.684। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 45.791, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 114.734। ये ओपनिंग हो जाएगा, फिर 114.734, इसका 16%, ये आपका इंटरेस्ट जाएगा 18.357। अगर ये इंटरेस्ट जाएगा तो फिर प्रिंसिपल कितना हो गया, 53.118, 61.616। अब ध्यान रखना लास्ट ईयर में ये पूरा का पूरा अमाउंट प्रिंसिपल में लिखना है,
क्योंकि कुछ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा ना, वो सारा आप लिख दो इंटरेस्ट में। यहाँ 0 आ जाना चाहिए, निकाल भी लो। 61.616 का 16% निकालो, इतने आएगा 9.85। ठीक है, तो राउंडेड ऑफ करने के लिए लास्ट चीज में ध्यान रखना, प्रिंसिपल वाला कॉलम ओपनिंग बैलेंस के इक्वल लिखना है आपको, ताकि क्लोजिंग बैलेंस 0 आ जाए। बताओ ये टेबल समझ में आ गई सबको? ये लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कब कब बनाना है? जब आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखी हो तो हमेशा आपको ये बनाना पड़ेगा। अब यहां से इंटरेस्ट वाली अमाउंट उठा के लिख दो आप डायरेक्टली, कहां पे? अपनी शीट में। ठीक है, कितनी कितनी है देखो। फर्स्ट ईयर में 32 का इंटरेस्ट है, -32। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है -25.68। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 2 डिजिट्स तक, -18.36 एंड -9.86। ठीक है, और बताओ आगे चले क्वेश्चन में। इंटरेस्ट का काम हो गया, खर्चे की बात कर रहे हैं। फिर ये 20 लाख और ये क्या है, तो सालवेज वैल्यू, इसको तो लास्ट ईयर एडजस्टमेंट में लेंगे अभी हम। यहां से सारे खर्चे उठाई लिए हमने। उसके बाद 20 लैक्स, ये खर्चा नहीं है, वर्किंग कैपिटल है, इसको छोड़ो। उसके बाद खर्चे हमने सारे ले लिए, बात खत्म। अच्छा एक सॉरी एक अमाउंट और है क्या ना, ये 10 लैक्स। ये 10 लैक्स क्या है देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, लेस कर दूं, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इसको ऐसे लिख दो, रेंट फॉरगॉन। ठीक है ना, रेंट आता जो कि हमने छोड़ दिया 10 लाख का। लो जी, ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना प्रॉफिट आएगा निकालो फर्स्ट ईयर में। 322 -30 -60 -40 -30, 50 कट हो गया, -32 -10, 120 का प्रॉफिट आ रहा है फर्स्ट ईयर में। हाँ बिल्कुल, 100 नहीं 128 आ रहा है क्या? सेकेंड ईयर का देखना एक बार, वापस चेक कर रहा हूँ मैं। $118.32 आएगा ना। 118.32। फिर 157.64 एंड लास्ट 142.14।
दो, इसमें टैक्स दे रखा है आपको 35%, निकालो इसका 35%, 42 लेस हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा 41.41, यहाँ से लेस हो जाएगा 55.17, यहाँ से लेस हो जाएगा आपके 49.75, लेस कर दो तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78, 76.91, 102.47, 92.39। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या करते हैं, बोलो फटाफट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या करते हैं, इसको कैश इनफ्लो में बदलना है ना, तो ऐड कर दो डेप्रीशिएशन दोबारा। डेप्रीशिएशन कितना था, देखो यहाँ ऊपर लिख रखा है, एज इट इज उठा के लिखते जाओ, 50, 38, 28, 22, टोटल मत लगाना, एक स्टेप जबरदस्ती बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एक बार, केवल जहां जहां अमाउंट लिखी हुई है उनको, जहां जहां अमाउंट है उनको वापस पढ़ो, कहीं कोई आफ्टर टैक्स का इनफ्लो आउटफ्लो तो नहीं है ना। देखो फर्स्ट 50 लैक्स ट्रीट कर चुके हैं हम, एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना ताकि कोई अमाउंट छूट नहीं जाए आपसे, ठीक है ना। दोबारा वैल्यू उठाते रहो क्वेश्चन से। ये 50 लैक्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम, ये 30 लैक्स का भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम, ठीक है। 200 लैक्स का इंटरेस्ट कंपोनेंट तो कर दिया हमने, इसका प्रिंसिपल रिपेमेंट भी तो किया होगा हमने, तो वो क्या करें, यहां से लेस करेंगे क्योंकि वो भी हमारे लिए आउटफ्लो है, लेस प्रिंसिपल रिपेमेंट। कहा जाए, नोट नंबर 3 से उठा लो, निकाला था ना हमने नोट 3 में, ये रहा, ठीक है। ये वाला अमाउंट उठा के लिखना है आपको वहां पे, कितना कितना है देखो। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है आपका -39.48, फिर -45.79, फिर -53.12 एंड फिर -61.6, कितना है आगे, 62, ठीक है। टेबल से उठा के लिख दिया हमने ये, आगे आ जाओ, ये हो गया 200 लैक्स का मैटर खत्म। उसके बाद 20 लैक्स की साल्वेज वैल्यू, सॉरी 20 -50 नेट साल्वेज वैल्यू 5 लाख, इसका ट्रीटमेंट कर दो, ऐड करेंगे, ऐड साल्वेज वैल्यू, कितनी है साल्वेज वैल्यू, 5 लैक्स की, लास्ट ईयर में ऐड कर दी, ठीक है। यहां तक और कोई चीज है क्या, देखो, हाँ एक चीज और है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, देखो एड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऐड कर रहा हूं पहले तो मैं, लास्ट ईयर एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। देखो स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए की जरूरत थी फर्स्ट ईयर के शुरू में, वो हमने लिख लिया था आउटफ्लो वाले कॉलम में। अब आगे क्या बोला उन्होंने, ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, पढ़ो क्वेश्चन, बताओ फटाफट, फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए उनके हिसाब से। इसी लाइन में लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ो फटाफट, रॉन्ग, 20 लैक्स नहीं है, अच्छे से पढ़ो। बोला है इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल बिफोर कमेंसमेंट तो 20 लाख होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में T0 पे वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 20 लाख।
फिर बोल रहे हैं द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3 विल बी 55 lakhs ना, 55 लाख लिख रखा है ना आराम से। 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं मैं। ठीक है, 55 लाख समझ में आ गया। देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो बिजनेस में पैसा ब्लॉक होता है। आपने T0 पे 20 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगा दिया, वो बोल रहे हैं T1 के ऊपर 55 लाख का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। बताओ कितना और लगाऊं कि 55 लाख हो जाए। वो 20 लाख गायब थोड़ी हो गया, 20 लाख तो इन्वेस्टमेंट हो रखा है ना। मुझे इसको टोटल 55 लाख करना है, तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और कर दूं, हो जाएगा कि 55 लाख। ठीक है, T2 के ऊपर कितना वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं वो हमें, 55 लाख बोल रहे हैं। बताओ कितना और इन्वेस्ट करूं कि 55 लाख हो जाए। 0। ठीक है, T3 पे 0, और T4 पे तो वापस आएगा सारा का सारा पैसा, कितना, 55 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये जो 20 लाख तो मैंने पीवीसीओ में दिखा दिया था, मैं चाहता तो ये 35 लाख भी पीवीसीओ में दिखा सकता था, कोई इशू नहीं है। आप वहां दिखा दो या फिर पीवीसीआई में दिखा दो, एक ही बात है, इंपैक्ट एक ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां तो हमने दिखाया नहीं है क्योंकि ये पीवीसीओ में डाल दिया, यहां हम दिखा देंगे -35 लैक्स। ओके, फिर माइनस करो, सॉरी ये तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसको तो करो माइनस, और ये प्लस करेंगे वर्किंग कैपिटल रिकवरी। ये आएगा आपके लास्ट ईयर में कितना, 55। एक मिनट और होल्ड। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चन है क्या, फटाफट देख लो। उसके बाद हमने जो अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में 10 लैक्स, ये ट्रीट कर चुके हैं हम, लेबर वाला सब कर चुके हैं, एवरीथिंग इज ओके। लास्ट ईयर के 3 एडजस्टमेंट होते हैं, कौन कौन से, साल्वेज वैल्यू कर दिया हमने, वर्किंग रिकवरी कर दिया हमने, एक एडजस्टमेंट बच गया, कौन सा, कोई बता सकता है क्या। लास्ट ईयर के 3 एडजस्टमेंट लिखाए हैं मैंने, दिमाग में रहे तो ठीक है, वरना कॉपी में नोट करके लिख देना हमेशा, नोट्स में अभी लिख के रख दो। लास्ट ईयर में 3 एडजस्टमेंट हमेशा चेक करने हैं आपको, कैपिटल गेन और लॉस के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो नोट नंबर 4 आप बनाओगे कैपिटल गेन लॉस के लिए, नोट 4। चलो नोट 4 बना रहा हूं मैं। एक तो लिखेंगे हम सेल प्रोसीड्स, कितनी है सेल प्रोसीड्स, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की सेल प्रोसीड्स है, 5 लाख लिखेंगे। 20 तो ग्रोस है, उसमें 15 का खर्चा है, तो नेट सेल प्रोसीड्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। नेट सेल प्रोसीड्स कितनी है, 5 लाख की, माइनस WDV
एट T4। बताओ T4 पे WDV कितनी है? WDV क्या होती है? कॉस्ट माइनस साल्वेज। 200 लाख की कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 200 लाख की कॉस्ट थी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है देखो, ऐड कर दो इनको चारों को, 1 2 3 4, टोटल डेप्रिसिएशन ऐड करो कितना आता है? देखो 5 लाख रुपए आपके मिले हैं, कितने रुपए की WDV थी? 63 लैक्स की। तो 58 लैक्स का क्या हो गया? कैपिटल गेन बोलूं या कैपिटल लॉस बोलूं? बोलो, कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है? कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल लॉस हुआ है 58 लैक्स का। तो लॉस के ऊपर क्या होती है? सेविंग। तो हम लिखेंगे टैक्स शील्ड ऑन कैपिटल लॉस। 58 लाख का 35% निकालो कितना होता है? 20.3। 20.3 लैक्स का बेनिफिट होगा आपको, टैक्स की सेविंग होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इनफ्लो की टेबल है तो प्लस कर देंगे, टैक्स शील्ड ऑन कैपिटल लॉस, वर्किंग नोट नंबर 4, 20.3। अब आपकी टेबल कंप्लीट है, इसका टोटल लगा दो, दिस विल बी योर कैश इनफ्लो। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78 प्लस 50 माइनस 39.48 इक्वल 88.52। कैपिटल गेन पे तो स्पेशल रेट लगती है, हाँ जी लगती है, बट हमें फाइनेंस के अंदर कोई रेट नहीं दे रखी, तो हम उसी रेट को मान लेंगे जो एक सिंगल रेट दे रखी। ठीक है, टैक्स की रेट हम इनकम टैक्स से नहीं लेके आएंगे, टैक्स की जो रेट क्वेश्चन में दे रखी है उसी रेट को मानेंगे। नेक्स्ट पे आओ, 76.91 प्लस 38 माइनस 45.79 माइनस 35, 34.12। फिर 102.47 प्लस 28 माइनस 53.12, 77.35 and last 32.93 plus 21 minus 61.62 plus 5 plus 55 plus 20.3, 132.07। लो जी, अब क्या करना है आपको? पीवी फैक्टर लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। 0.870 जो दे रखे हैं एज इट इज लिख दो, 0.870, 0.756, 0.658 and last is 0.572। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल दो मल्टीप्लाई करके, 88.52 multiplied by 0.87, 77.01, 25.79, 50.90,
75.54। लो जी, ये आ गया आप क्या पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। एंड लास्ट स्टेप आपको पता है, पीवीसीआई दे रखा है आपको, टोटल कर दो इनका। $229.24 लेस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना था, 50 lakhs। तो ये आपका आ जाएगा एनपीवी 179.24। क्या कंक्लूजन होगा? Since NPV is positive, therefore the project should be accepted। बोलो जी, आ गया समझ में? क्वेश्चन लेंदी है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी टिक लगा लेना और इजी भी काफी है। बस केवल आपको क्वेश्चन से सारा डेटा अच्छे से उठाना है और आंसर में रखना है। कोई भी चीज भूलोगे तो स्टेप मार्किंग होती है वैसे तो, बट 4 दिखाना है और 1-2 नोट अभी मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, देखो थर्ड और फोर्थ नोट देख लो आप। कैपिटल गेन, तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना हर चीज की हेडिंग लगाओगे और अच्छे से टेबल बनाओगे। यहाँ मैं निकाल रहा था कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन और टैक्स शील्ड ऑन कैपिटल लॉस, इसकी हेडिंग है। जो चीज कैलकुलेट कर रहे हो उसकी हेडिंग लगानी है, फिर सोल्व करना है अच्छे से टेबल बना के। हो गया क्या? अब आप 2 नोट वो लिखाने, नोट नंबर 1 और 2 वो लिख लो आप। नोट नंबर 1 किस चीज के लिए था? वेजेज के लिए। वर्किंग कैपिटल तो फर्स्ट ईयर में है ना, तो सेकंड ईयर में 35 क्यों आया? सेकंड ईयर में कहाँ आया 35? ओ माय गॉड, गलत कर दिया क्या आपने? मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ये गलत हो गया यहाँ पे। ये 35 फर्स्ट कॉलम में लिखना था, ये सेकंड में क्यों लिखा गया? अब आप इसको रिकैलकुलेट खुद करना। ये 35 है ना, सेकंड कॉलम में गलत लिख दिया, यहाँ फर्स्ट कॉलम में आएगा। ये फर्स्ट ईयर का कॉलम है, ये सेकंड ईयर का है। चलो वेरी गुड, आपने सही चीज पकड़ी है। मैंने बताया भी यही था आपको, आपने उस टाइम नहीं बोला। कितना लेट बता रहे हो आप? देखो यही तो समझाया था आपको कि T0 पे 20 लाख लग गए, तो T1 पे 35 लाख की और जरूरत है ना, तभी तो 55 लाख की वर्किंग कैपिटल होगी यहाँ पे। और यहाँ अगर 35 लगा दिए तो यहाँ 55 है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 55 है, यहाँ भी 55 है। तभी मैं बोलता हूँ आपको, जहां क्वेरी आए वहीं बोल दिया करो। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इनमें एक गलती हो जाएगी तो आगे का सारा गलत हो जाता है। कोई इश्यू नहीं है। चलो, फिर भी आपको कभी ऐसा लगे तो तुरंत उसी टाइम बता दिया करो, ठीक है? अब इसको वापस रिवाइज करो आप। आगे के दोनों कॉलम तो सही है, ये दोनों फिगर्स चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, तो ये भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी। चलो निकालो एक बार फटाफट।
फर्स्ट ईयर 78 प्लस 50 माइनस 39.48 और माइनस 35, तो ये आएगा 53.52। 53.52 और सेकंड 76.91 प्लस 38 माइनस 45.79 इक्वल टू 69.12। लो जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 53.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.87। आप ये चीजें चेक किया करो, कैलकुलेशन भी हो सकती है गड़बड़ और ये कई बार लिखने में हो जाता है, इसीलिए एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, बट उसका बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि देखो ऊपर अगर वो गलत हुआ है तो नीचे वाले सारे आंसर गलत हो जाते हैं ना, तो ये सब नंबर भी कट जाते हैं। तो बोलने को तो स्टेप मार्किंग होती है, बट उसका इतना बेनिफिट मिलता नहीं है। जितनी लास्ट में मिस्टेक होगी ना उतना ही फायदा होगा, स्टार्टिंग में मिस्टेक होगी तो सारा सॉल्यूशन आगे का गलत होता जाता है। ये आ जाएगा 225.25। अब टोटल आप चेक कर लेना, कहीं टोटल में भी मिस्टेक हो तो। 175.25 ये आपकी एनपीवी आ जाएगी। आप ठीक है, कंक्लूजन सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 नोट और लिखने हैं, वो लिख लो। नोट नंबर 1 वेजेज के लिए, सिंस देयर आर idle time payment to labor in year 1 and 2, therefore these payment are deducted because they are irrelevant for डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इनको हमने डिडक्ट कर दिया था क्योंकि ये इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग में। एंड नोट नंबर 2 क्या था, अपॉर्शनमेंट वाला, सिंस apportionment of expenses is irrelevant for decision making, therefore apportionment of factory overheads have been ignored। चलो जी, नोट कर लो सब, नोट करके बता दो कंप्लीट हो गया क्या। अब कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ लो, मन में मत रखा करो, और कहीं लगे आपको ऐसा कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि गलत लिखा है मैंने, तो वहीं बता दिएगा। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा तो ठीक है आपकी बात, नहीं होगी तो ठीक है।
हो गया क्या? सबने नोट कर लिया सबने? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। अब देखो इसमें सॉल्यूशन में कुछ एक दो पॉइंट गलत किए हुए हैं, उसकी वजह से आंसर में डिफरेंस आ सकता है। पहला, लोन रिपेमेंट। देखो ये जो लोन रिपेमेंट है, ये इन्होंने इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं माना। इन्होंने क्या कर दिया? इक्वेटेड प्रिंसिपल कर दिया, हर साल का प्रिंसिपल इक्वल कर दिया। और इसीलिए देखो इंटरेस्ट कितना आ रहा है इनका, 3224। मतलब पहले 200 लाख का 16%, फिर 150 लाख का 16%, फिर 100 लाख का 16%। तो ये अजम्पशन इन्होंने मन से लिए। क्वेश्चन में साफ साफ इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट लिख रखा है। हाँ, ये करना इजी है इसलिए इन्होंने कर दिया, पर ऐसा नहीं चलेगा ना। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, उसने बता नहीं रखा, तब तो आप अपनी मन से अजम्पशन ले लो, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट ले लो या इक्वेटेड एनुअल प्रिंसिपल ले लो। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इजी हो जाता है प्रिंसिपल लेना, इसलिए इसने ये वाला कर दिया। ठीक है। एक दूसरा, इसने वर्किंग कैपिटल रिकवरी नहीं दिखा रखी। ये तो दिखा दिया इन्होंने, 20 का आउटफ्लो, 35 का आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल की रिकवरी नहीं दिखा रखी, जिससे लास्ट ईयर का जो इनफ्लो है ना वो कम आ रहा है। बस ये दो मिस्टेक है मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसके अलावा बाकी सब सही है, बट इनका फॉर्मेट फॉलो मत करना। फॉर्मेट हमने बनाया अच्छे से, एक ही फॉर्मेट में सारा काम हो गया। ठीक है, तो आंसर इससे जब मैच करने बैठो तो ये चीजें ध्यान रख लेना, अदरवाइज आप बाद में बोलोगे सर इनका आंसर अलग आ रहा है। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो पहले इसके बारे में कुछ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्लेसमेंट डिसीजन लेने आप। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी नया प्रोजेक्ट लगा रही है। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें तो कंपनी नया प्रोजेक्ट लगा रही थी, नई मशीन लगा रही थी, है ना। अब जो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना, और एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर रिप्लेसमेंट ही पूछा जाता है। रिप्लेसमेंट में होता क्या है, कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। सपोज कंपनी प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो कंपनी प्रोडक्ट ए का जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसको सेल आउट तो प्रोडक्ट ए के अकॉर्डिंग ही करेगी, सेलिंग प्राइस जो रहने वाली है। कंपनी ने पहले मशीन लगा रखी थी, एग्जांपल देखना एक बार, कंपनी ने मशीन ए लगा रखी थी। इस मशीन से कंपनी क्या बनाती थी? प्रोडक्ट ए। ठीक है, इस मशीन से मान लेते हैं इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आती है 100 रुपए की, और इस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं 120 रुपए। ठीक है, चलो। अब कंपनी क्या सोच रही है कि कंपनी सोच रही है मशीन ए को रिप्लेस करके मशीन बी लगा ले। मशीन बी से भी प्रोडक्ट तो ए ही बनाना है, प्रोडक्ट अगर चेंज कर दोगे तो वो रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं है। ठीक है, रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब आउटपुट सेम होना चाहिए, केवल आप मशीन चेंज कर रहे हो। क्यों मशीन चेंज कर रहे हो? मान लेते हैं इस मशीन की कॉस्टिंग आती है 90 रुपीज। बताओ क्या मशीन चेंज करने से, सॉरी प्रोडक्ट बी लिख दिया गया, बताओ क्या मशीन चेंज करने से जो प्रोडक्ट ए निकल रहा है उसकी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगी क्या? थिंक। प्रोडक्ट तो वही निकाल रही है ना मशीन, कॉस्टिंग का फर्क पड़ रहा है। बोलो ना, आप नहीं बोलोगे तो मैं भी आगे नहीं लिखूंगा। सेलिंग प्राइस तो सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, 120।
तो रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो जो सेलिंग प्राइस है ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है। बोलो हाँ या ना। जब भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो सेल्स क्या हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेल सेम होगी, और सेम होगी तो डिसीजन मेकिंग में इसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। किसका फर्क पड़ेगा? कॉस्टिंग का। अब हमने ये तो बोल दिया कि यहाँ 100 रुपए लग रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में या 90 लग रहे हैं, ये तो चलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। पर जब आप मशीन बी लगाओगे तो इसको परचेज करने की भी तो कॉस्ट आएगी, तो वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी। प्लस अगर मैं मशीन बी लगाऊंगा तो मशीन ए को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो ये मेरे लिए बेनिफिट है, ये मेरे लिए लॉस है, दोनों को कंपेयर करेंगे। आगे बात समझ में? रिप्लेसमेंट को जो डिसीजन होंगे ना, रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीमेंटल अप्रोच, सेकंड इज टोटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या होता है, कंपेयर न्यू मशीन विद ओल्ड एंड शो ओनली इंक्रीमेंटल अमाउंट्स। मतलब मान लेते हैं कि प्रोडक्ट मशीन ए, मशीन ए से लेबर लग रही थी 1 लाख रुपए की, मशीन बी से लेबर लगेगी 1,20,000 की। तो इस मेथड में हम केवल दिखाते हैं कि 20,000 का इंक्रीमेंटल खर्चा होगा। ठीक है, नई मशीन को ओल्ड से कंपेयर करते हैं और इंक्रीमेंटल अमाउंट शो करते हैं। टोटल अप्रोच में क्या होता है, शो बोथ शो कैश फ्लो फ्रॉम बोथ द मशीन्स सेपरेटली। इसमें क्या करेंगे हम, दोनों से अलग अलग दिखा दो। ठीक है, तो देखो जब इंक्रीमेंटल अप्रोच करते हैं तो क्या आता है, डिसीजन कैसे लेंगे हम, एन करना चाहिए। अगर इंक्रीमेंटल एनपीवी नेगेटिव है तो फिर रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जब टोटल अप्रोच लगाएंगे तो क्या, सिंपल, डिसीजन लेने के लिए हमें देखना है दो चीजें, एनपीवी ऑफ न्यू मशीन इज ग्रेटर देन एनपीवी ऑफ ओल्ड। तो क्या करें, रिप्लेसमेंट कर दो, अदरवाइज मत करो, सिंपल। ठीक है, आ रही बात यहां तक समझ में? इसको नोट कर लो, ये नोट करो फटाफट। रिप्लेसमेंट के सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच से, एक टोटल अप्रोच से। नोट हो गया क्या?
मैसेज तो डाला करो नोट करके। चलो देखो एक और चीज, कई बार क्या होता है, एन सेल्स का डेटा ही नहीं होता तो एनपीवी कहां से निकालेंगे। Many a times sales are not given but only cost are given। केवल खर्चा दिया हुआ होता है तो क्या करें, then in place of NPV we will calculate। NPV की जगह क्या कैलकुलेट कर देंगे हम, पता है आपको क्या निकालते हैं। एनपीवी क्या होता है, पीवीसीआई का और पीवीसीओ का डिफरेंस होता है ना, और केवल कॉस्ट ही दे रखा है तो हम केवल आउटफ्लो निकालेंगे, सिंपल है। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल दो, बात खत्म। कर सकता, और जब आउटफ्लो निकलेगा तो दोनों मशीन को कंपेयर कैसे करोगे, जिसका आउटफ्लो कम है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। जिसका आउटफ्लो कम होगा उस मशीन को कंसिडर कर लेंगे। अगर एग्जिस्टिंग मशीन का आउटफ्लो कम है तो एग्जिस्टिंग मशीन को कंटिन्यू करो, नई मशीन का आउटफ्लो कम है तो रिप्लेसमेंट कर लो। एक चीज और लिख लो, व्हेन लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट्स oblique machines are not same, then decision shall be based on। डिसीजन देखो, लाइफ अगर अलग अलग है प्रोजेक्ट की तो फिर डिसीजन कैसे लोगे आप। अगर एनपीवी की बात कर रहे हो तो एनपीवी से डिसीजन नहीं लेंगे हम, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालेंगे। और अगर पीवीसीओ की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी इज इक्वल्स टू एनपीवी डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, ठीक है। जो भी लाइफ का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर है उससे। सेम कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है, ईएसी निकालना है तो क्या करें, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो जो है उसको डिवाइड कर दो क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से। चलो फटाफट नोट करो, क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, चलो देखो, अगर अब दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। या तो क्वेश्चन आएगा कि एग्जिस्टिंग मशीन लग रखी है और नई मशीन लगानी है तो उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट डिसीजन। उसको आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी निकाल सकते हो, टोटल अप्रोच से भी निकाल सकते हो। एक होगा कि दो मशीन दे रखी है आपको और दोनों मशीन से आपको पूछे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों मशीन की एनपीवी निकालो और दोनों की एनपीवी को कंपेयर करो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके दोनों ही तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट आ जाएंगे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इसको देखते रहना क्वेश्चन को बार बार। देखो 9 जेम्स लिमिटेड है जस्ट इंस्टॉल्ड मशीन आर। मशीन आर इंस्टॉल कर चुकी है कंपनी, है ना, मतलब ये आपकी एग्जिस्टिंग मशीन बन चुकी है, दिस इज योर एग्जिस्टिंग मशीन।
कर चुके हैं ना, अभी सोच नहीं रहे करने के बारे में, कर चुके हैं। इसकी कॉस्ट आई थी 2 लाख। इसकी कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपके लिए हो जाती है इररेलेवेंट। ठीक है। द मशीन हैज 5 ईयर लाइफ विद नो रेजिडियल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू 0 है इस मशीन की, और लाइफ है इसकी 5 साल। एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000 यूनिट विच कैन बी सोल्ड एट 6 पर यूनिट। तो सेल्स कितनी हो गई, 9 लाख हो गई। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 2 लाख एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एट दिस आउटपुट लेवल। कॉस्ट है 2 लाख की, सेल है 9 लाख की। फिक्स्ड कॉस्ट है 3 पर यूनिट। 3 पर यूनिट मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 4,50,000। ठीक है। 9GM लिमिटेड है जस्ट कम अक्रॉस अनदर मॉडल कॉल्ड मशीन एस। ये है आपकी न्यू मशीन ऑफ गिविंग सेम आउटपुट एट एन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 1,80,000। देखो क्या फर्क पड़ रहा है, पुरानी मशीन से 2 लाख रुपए की ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, जबकि नई मशीन से 1,80,000 की ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 4.5 लाख की। कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन 2.5 लाख की मशीन आएगी। एस्टिमेटेड लाइफ वही 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है। कंपनी एज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन आर एट 1 लाख। मशीन, क्योंकि हम नई मशीन खरीदेंगे तो पुरानी को बेच देंगे 1 लाख में, बट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 30,000। तो नेट सेलिंग प्राइस होगी आपकी 70,000। As the company is not yet commenced operation, it wants to sell machine R and purchase machine S. बताओ यहां तक जो क्वेश्चन रीड हुआ है, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन है? इज इट रिप्लेसमेंट और नॉर्मल? रिप्लेसमेंट है ना, दिख रहा है, एक एग्जिस्टिंग मशीन है एक नई है, तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। चलो, 9GM लिमिटेड विल बी जीरो टैक्स कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी जीरो टैक्स कंपनी आ जाए लिखा हुआ, तो इग्नोर कर दो किसको, डेप्रिसिएशन। ना तो डेप्रिसिएशन को लेस करना है, ना डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफी होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन पहले लेस करते हैं, उसको दोबारा ऐड कर देते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, पहले लेस इसलिए करते हैं कि जो अमाउंट, जो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन लेस होके आएगा, उस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। जबकि अगर टैक्स है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन को ना लेस करना है ना ऐड करना है। क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% दे रखा है, और उससे उसके पीवी फैक्टर भी दे रखे हैं, जो दे रखे हैं वही लेने हैं। 4 डिजिट दे रखे हैं तो 4 ही डिजिट लेनी है आपको। एडवाइज वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर रिप्लेसमेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत इजी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन का डेटा चेक करना है। 2 अप्रोच है ना आपके पास, इंक्रीमेंटल एंड टोटल, दोनों से करके दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे अप्रोच भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कौन से अप्रोच से करना है, एग्जाम में आपको बोल सकते हैं कौन से अप्रोच से सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए पार्ट, रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन है, इसका फर्स्ट हम कर रहे हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच से। देखो इंक्रीमेंटल अप्रोच से कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच में वही 2 चीजें करनी है आपको। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिख जाए। पहले क्या निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो निकालो, कितना आएगा। देखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन आर है क्या, नई वाली मशीन, नई वाली मशीन एस है, पुरानी वाली आर। कॉस्ट ऑफ मशीन एस, मशीन एस खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, 2,50,000 लेस
net sale proceeds of मशीन आर कितने में सेल हो रही है? 1 लाख। ठीक है, $1,50,000 तो आपका हो गया इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब आ जाओ आप सेकंड पॉइंट, इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। देखो इनफ्लो की क्या पीवी है आपकी? अब यहाँ एक ही कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, दो मशीन के दो कॉलम नहीं बनाने, पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का, क्योंकि सब इंक्रीमेंटल आएगा। बताओ इंक्रीमेंटल, सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेट बना रहे इसलिए। इंक्रीमेंटल सेल्स कितनी है? बताओ कोई इंक्रीमेंटल सेल होगी क्या? नहीं होगी ना, 0। कोई मशीन बदलने से सेल बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। इंक्रीमेंटल सेल्स हो गई, लेस करो खर्चे। इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ रही है कम हो रही है? देखो पहले वाली मशीन में कॉस्ट थी 2 लाख और इसमें कॉस्ट हो जाएगी 1,80,000, तो लेस की जगह क्या लिख दूं? एड, और इंक्रीमेंटल की जगह क्या लिख दूं? सेविंग्स इन ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दें, ज्यादा बेटर है, फायदा हो रहा है ना। सेविंग्स इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, कितनी सेविंग हो रही है? 20,000 रुपए। और ये कॉलम की कौन से साल का बना रहे हैं हम? फर्स्ट ईयर का, कि ये कॉलम बना रहे हैं हम 1 से 5, पांचों साल का डेटा सेम है, क्योंकि यहाँ हर साल सेविंग सेम दे रखी है ना, तो एक ही कॉलम में काम हो जाएगा, 5 अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, आता तो हम लिख देते, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। अच्छा, रिमूवल कॉस्ट भी दे रखी है इसकी, ओके। नेट सेल प्रोसीड 70,000 ही है इसकी, 1 लाख नहीं है। लो जी, ये कितना आ जाएगा? 1,80,000। ठीक है, 20,000 की सेविंग है, तो ये आपकी आ जाएगी एनुअल इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 रुपए। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 15% का 5 साल के लिए। देखो अब आप एलसी पे मत निकालना, ये जो दे रखे हैं इनको जोड़ना, 5 साल के फैक्टर दे रखे हैं ना, इन 5 को जोड़ दो, ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा। बताओ कितना होगा? $3.3521, क्योंकि शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं, हर साल का डेटा सेम है ना इसलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, कर दो मल्टीप्लाई। लो जी, हो गया काम, निकाल दो। थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे? इंक्रीमेंटल एनपीवी। इंक्रीमेंटल पीवीसीआई दे रखा है 67042 माइनस इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 1,80,000 रुपए, तो ये आपकी आ जाएगी इंक्रीमेंटल एनपीवी। माइनस में आएगी 1,12,958 रुपए। बताओ क्या कंक्लूजन होगा? सिंस इंक्रीमेंटल एनपीवी ऑफ machine S is negative, therefore
machine R should not be replaced. रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं है इसको, ठीक है ना, घाटे ही होगा 1,13,000। नोट कर लो और मैसेज कर दो फटाफट, ताकि सेकंड अप्रोच से और कर लें इसको सॉल्व। देखो स्टेप्स फिक्स है, आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको पता लगेगा, हर बार सेम स्टेप फॉलो करनी होती है। बस कई बार क्वेश्चन में सेल्स का डेटा नहीं है तो केवल पीवीसीओ निकलेगा, आउटफ्लो आउटफ्लो निकलेगा, आउटफ्लो को जोड़ देना। इस क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, डन। सेकंड अप्रोच से सोल्व कर रहा हूं अब मैं। कौन सी सेकंड अप्रोच? अभी क्वेश्चन वही चल रहा है, इंक्रीमेंटल अप्रोच वाले, सॉरी रिप्लेसमेंट वाले चल रहा है। रिप्लेसमेंट में सेकंड अप्रोच, रिप्लेसमेंट ही चल रहा है, इसमें सेकंड अप्रोच है। टोटल से करके देखते हैं, इंक्रीमेंटल से नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। टोटल से क्या करना है, वही दो कॉलम बनाने वापस। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ, अब इंक्रीमेंटल शब्द नहीं लिखना, अलग अलग बनाने हैं, ठीक है। अलग अलग में आप बनाओगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स का एक कॉलम और मशीन के लिए दो कॉलम बना दो, मशीन आर और मशीन एस। सबसे पहले तो आएगा इसकी कॉस्ट। अच्छा पहले आर के लिए लिख देते हैं। आर मशीन बताओ मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूं या खरीदने बाकी है अभी? खरीद चुके हैं ना, तो इसकी जो 2 लाख की कॉस्ट है वो तो इरेलेवेंट है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये चीज बता सकते हो क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं चाहता हूं मशीन आर को बिजनेस में कंटिन्यू करना, तो आज मैं कितने रुपए का नुकसान झेल रहा हूं? अगर आर मशीन को मैं कंटिन्यू रखूं बिजनेस में, तो आज मुझे कितने रुपए मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे। जीरो इज रॉन्ग। सोचो, आप जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, वापस पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। 1 लाख भी गलत है, बट 1 लाख आपने वैसे सही उठाया है, वो आपने वो भी कोई गलती कर दी। नेट 70,000 इज राइट। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वापस सोचना फिर बताना। मैं बोल रहा हूँ आज मशीन आर अगर मैं बिजनेस में चलाता हूँ, तो मुझे आज कितने रुपए मिल सकते थे जो नहीं मिल रहे। तो कितने मिल सकते थे, अगर आर मशीन को मैं आज बेच दूं तो मुझे 70,000 मिलेंगे, ठीक है। और मशीन आर को अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो उन्हीं 70,000 रुपए का मैं क्या कर दूंगा, लॉस। तो इसको मैं बोल दूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट सेलिंग मशीन आर। मशीन आर नहीं बेचने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 70,000। सिंपल है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन बता दो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। ओके है, यहाँ पे आई बात समझ में? ये आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आज की बात कर रहे हैं दोनों, 70,000 और 1.5 लाख। लो जी, ये तो हो गया आपका पीवीसीओ। सेकंड टेबल बनेगी पीवीसीआई की, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पर्टिकुलर्स मशीन आर मशीन एस। सेल्स कितनी दे रखी है, कितनी, कौन से साल का कॉलम है ये? 1 से 5, है ना, क्योंकि हर साल का डेटा सेम है। इसकी सेल भी 9 लाख है, इसकी सेल भी 9 लाख है। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 1,80,000। माय गॉड, न्यू मशीन 2.5 लाख की है क्या? हाँ, माइंड जा रहा है आज मेरा।
न्यू मशीन 2.5 लाख की है तो यहाँ 2.5 लाख लिख देता है। चलो जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दी और डेटा चेक करते रहना। माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी बता रखी है, 4.5 लाख। और कोई खर्चा है क्या? डेप्रीशिएशन हम लेंगे नहीं, उसका रीजन क्या है? डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज योर एनुअल कैश इनफ्लो। देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2.5 लाख रुपए और 2,70,000 रुपए। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर अपने निकाला कितना निकाला था, 3.35 to 1। मल्टीप्लाई कर दो तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड आपका आ जाएगा एनपीवी। कैसे निकालेंगे? वही पर्टिकुलर्स आर और एस। पीवीसीआई दे रखा है 8,38,025 और 9,05,067 माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। इसका आउटफ्लो कितना था, 70,000। इसका कितना था, 2,50,000। लो जी, ये आपकी आ गई एनपीवी। देखो कंपेयर करो, बताओ कौन सी मशीन की एनपीवी ज्यादा आ रही है। कंक्लूजन सेम ही आएगा, कंक्लूजन दोनों मेथड से। सिंस एनपीवी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, कौन सी एग्जिस्टिंग मशीन, आर इज comparatively higher than machine S, therefore machine R should not be replaced। आप इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लो, वही आएगा जो इंक्रीमेंटल एनपीवी आया था। देखो डिफरेंस वही आ रहा है क्या? वही आ रहा है, डिफरेंस चेक करो इसका। जो इंक्रीमेंटल अप्रोच से इंक्रीमेंटल एनपीवी निकाली थी वही डिफरेंस आना चाहिए इसका, तब तो आंसर सही है, अदरवाइज आंसर में कोई मिस्टेक। वही आ रहा है, बस बोलने का तरीका अलग है। इसमें हमने दोनों की एनपीवी निकाल दी, उसमें हमने इंक्रीमेंटल एनपीवी निकाल दी। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन में सेल्स नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इस टोटल अप्रोच में हम केवल कॉस्ट कॉस्ट निकाल के दिखा देते हैं। तो हम बोलते हैं दोनों मशीन की टोटल कॉस्ट निकाल दी हमने, पीवीसीओ, दोनों में से जिसकी कॉस्टिंग कम है वो ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। तो इसका पार्ट 1 तो हो चुका है जो कि रिप्लेसमेंट का था, फटाफट से टाइम कम है। पार्ट 2, सेकंड पार्ट देखो, बोल रहा है विल देयर बी एनी चेंज इन योर व्यू इफ मशीन आर हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड बट द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन। अब बताओ ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है कि नॉर्मल? सेकंड क्वेश्चन रिप्लेसमेंट लग रहा है आपको कि नॉर्मल? नॉर्मल है ना, दोनों मशीन से आपको पूछ रहे हैं एनपीवी। लो जी अभी निकाल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नॉर्मल डिसीजन है ये, क्या रिप्लेसमेंट नहीं है, नॉर्मल कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्यों? क्योंकि दो मशीन दे रखी है, दो में से एक का आंसर निकालना है, बात खत्म। मैं एक ही टेबल में बना दूं, पर्टिकुलर्स
आर एस। चलो सेल्स, अच्छा अभी हमने निकाली है ना, क्यों मेहनत करें, अभी हमने निकाला है, वही फॉर्मेट बनाना। देखो आपको सेल्स दे रखी है माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपके यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, अभी जैसे निकाला था, फिर पीवीसीआई आ जाएगा। अभी अभी निकाला था ये चीज हमने, ये आई थी 8,58,000 समथिंग। सेम ये टेबल दोबारा रिपीट कर दो, 8,38,025, 8,38,025, और ये कितना आया था 9,05,067। ठीक है, ये चीज तो अभी आपने निकाली थी, वो एज इट इज है। माइनस कर दो इसमें से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। देखो पुरानी मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। अब कॉस्ट लेंगे ना, अब सेल्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब मैं मशीन आर खरीदने की सोच रहा हूं, तो सोच रहा हूं तो मशीन आर की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। अब इसकी जो सेल प्राइस दे रखी है 70,000, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैंने खरीदी नहीं तो मैं उसको बेचूंगा कहां से। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट तो 2 लाख है, और नई मशीन की कॉस्ट, सॉरी मशीन एस की कॉस्ट कितनी है, 2.5 लाख। ये लो, इन दोनों को लेस करो, एनपीवी आ जाएगा। ये आ गया 6,38,025, और ये कितना आएगा 6,55,067। तो ये तो बहुत सिंपल डिसीजन है, दोनों में से किसकी एनपीवी ज्यादा है वो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंस एनपीवी ऑफ machine S is comparatively higher than machine R, therefore replacement मत लिखना, therefore machine S should be purchased। ये लो जी, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसमें सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। रिप्लेसमेंट के दोनों हो जाएंगे इसमें, इंक्रीमेंटल अप्रोच और टोटल अप्रोच, और नॉर्मल डिसीजन भी हो जाएगा इसमें। हो गया नोट सबका। चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, सी यू टुमारो, बाय बाय। कर दो एंड, कुछ पूछना है तो बोलो, टाइम हो गया, वैसे आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। ओके देन, बाय बाय।